हाय गाइस, वेलकम सभी का। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 अफवाह तंत्र एनसीईआरटी बेस्ड। और ये हमारे आरपीएससी सेकंड ग्रेड सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में टॉपिक हमारा लगा हुआ है भारत की नदियां, और वो इसी का ही पार्ट है अफवाह तंत्र का। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको बहुत ध्यान से सुनना है, लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसके अंदर से ही क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी के लेसन में से, और कहीं से नहीं आएगा। आप टेंशन में आ जाओगे फिर वहां जा करके। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखेंगे तो आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर के मिल जाती हैं, और फिर वो एक नदी का निर्माण कर लेती है, और फिर इनका निकास है किसी बड़े जलाशय, झील या समुद्र और महासागर में हो जाता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। और मानचित्र का अवलोकन करने पर हमें पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे होता है, मतलब जैसे दो नदियां जा रही है, एक इधर से धारा बह रही है, एक इधर से, उनके बीच में थोड़ा ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र है या पर्वत या कोई ऊंची भूमि है, तो वो उसको हम क्या बोल देते हैं? जल विभाजक बोल देते हैं। जैसे ये है, देखो जल विभाजक, ये चित्र से आपको पता चल रहा है बीच में थोड़ा ऊंचा उठा हुआ एरिया है, इधर एक धारा बह रही है, इधर दूसरी धारा बह रही है, और इसके बीच में ऊंचा एरिया है, इसको बोल देते हैं जल विभाजक। तो क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की? अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, और लंबी नदी की बात की जाए तो नील नदी मानी जाती है। तो और भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है वो हम जानेंगे इस लेसन के अंदर। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। भारत में अपवाह तंत्र, भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। हमारा भौगोलिक एरिया कैसा है, पर्वतीय है, पठारी है, कैसा है, तो प्रायद्वीपीय है, तो उसके आधार पे हमारे देश की जो नदियां हैं उनके अपवाह तंत्र है उसकी आकृतियों के द्वारा निर्धारित होता है। इस आधार पे भारतीय नदियों को दो भागों में बांट सकते हैं हम, एक हिमालय से क्षेत्र में बहने वाली नदियां और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियां। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न है। भिन्न क्यों है? क्योंकि हिमालय की नदियां बारहमासी मिलेंगी आपको। हिमालय की नदियों में हमेशा पानी मिलेगा, क्योंकि हिमालय के अंदर जो बर्फ होती है वो धीरे धीरे पिघलती है, मेल्ट होने के बाद वो पानी के रूप में नदियों के अंदर भर जाती है, इसलिए उनमें वर्ष भर पानी भरा रहता है, तो वो बारहमासी नदियाँ होती है। और दूसरी नदियाँ हैं वो कई बार सूख भी जाती हैं। तो इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। और हिमालय की नदियाँ वो सिंधु और ब्रह्मपुत्र इस पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है, हिमालय के उत्तरी भाग से निकलती है। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गोर्ज का निर्माण, गोर्ज का मतलब बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं ना, जैसे उनको बोलते हैं। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर के समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है, और अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपर्दन क्रिया है वो करती है। ये देखो, ये नदी का स्रोत है, ये इसका ऊपरी भाग है, ये मध्य भाग है, फिर ये विसर्प बनते हैं, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बहती है। फिर गोखुर झील, गोखुर झील कैसे होती है? जगह जगह कहीं भी खड्डे खड्डे बन करके पानी भर जाता है उनमें, उनको गोखुर झील बोलते हैं। फिर ये निचला हिस्सा, और यहाँ आकर के कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर देती है, तो डेल्टा। तो ये विसर्प के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है, किसके अंदर? गोखुर झील के बारे में पूछ लिया जाता है, किसके अंदर? सीटेट के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और फिर ये क्या करते हैं? अपर्दन करते करते अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट और बालू का संवहन करती है। मध्य और निचले भागों में नदियां विसर्प, गोखुर झील और अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण कर देती है। मतलब टेढ़ी मेढ़ी ऐसे बहती है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का निर्माण भी करती है। और अधिकतर जो प्रायद्वीपीय नदियां वो मौसमी होती है, मतलब बारिश के अकॉर्डिंग रहती है, तो क्योंकि उनका प्रभाव वर्ष भर वर्षा पे निर्भर करता है। और शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं उनकी लंबाई कम होएगी और छिछली होगी। अब लंबाई कम क्यों होएगी? क्योंकि वो थोड़ी दूर तक बह पाएगी अगर पानी थोड़ा होएगा। अगर पानी ज़्यादा लंबा है तो लंबे टाइम तक बहता रहेगा, इसलिए वो छिछली भी है और लंबाई भी उनकी कम है। कम टाइम में उनका पानी सूख जाता है, तो इसलिए वो लंबी ज़्यादा नहीं हो पाती, ज़्यादा लंबी दूर तक उनका पानी नहीं बह पाता। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है और कुछ पश्चिम की तरफ बहती है। तो क्या आप इस प्रकार की दो नदियों की पहचान कर सकते हैं? प्रायद्वीप पे भारत की अधिकतर नदियां हैं वो पश्चिमी घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती दो नदियां ऐसी है जो पश्चिम की तरफ जा करके गिरती है। तो हिमालय की नदियों की अगर बात की जाए तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली मुख्य नदियां हैं तीन। ये नदियां लंबी और अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां इनमें आकर के मिल जाती है। किसी नदी और उनकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। उसके बाद में सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम जानेंगे। तो सिंधु नदी तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट नदी है ये मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है, वहाँ से ये निकलती है। उद्गम है, उद्गम मतलब जहाँ से निकलती है। फिर ये पश्चिम की ओर बहती है, वहाँ जैसे ये तिब्बत है तो यहाँ से ये पहले पश्चिम की ओर बहेगी। उसके बाद ये इंडिया में प्रवेश करती है, कहाँ से? लद्दाख से। लद्दाख से ये इंडिया में प्रवेश करती है। उसके बाद में एक बहुत ही सुंदर गोर्ज का निर्माण, मतलब एक खड्डा टाइप गड्ढा सा बना देती है। इस क्षेत्र में बहुत सी नदियां, जैसे जास्कर है, ये एक क्वेश्चन है पिछली बार रीट में आया था 2021 के अंदर। जास्कर नदी किसी को नहीं पता था, लेकिन वो जास्कर श्रेणी, कराकोरम श्रेणी, तो वहाँ जाकर के बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, तो ये वही क्वेश्चन था। जास्कर
नुब्रा, श्योक और हुंजा, ये 4 नदियां हैं वो इसमें आकर के कहाँ मिलती हैं? लद्दाख क्षेत्र में। सिंधु नदी है वो बलूचिस्तान और गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। अटक में पर्वतीय क्षेत्र से मतलब पर्वतों से बाहर निकल आती है और आकर के फिर इसमें 5 नदियां मिलती हैं। कौन कौन सी? पंजाब, जिसको 5 नदियों का आप बोलते हैं, 5 मतलब नदियां मिलती हैं। तो वो कौन कौन सी है? सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। पंजाब की 5 नदियां आकर के पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। मिठानकोट को याद रखना। पंजाब की 5 नदियां यहाँ आकर के मिल जाती है और बलूचिस्तान में पर्वतीय क्षेत्र से ये बाहर निकल जाती है। इसके बाद ये नदी दक्षिण की तरफ बहती है। फिर ये दक्षिण की तरफ मतलब नीचे की तरफ बहने लग जाती है और अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। फिर ये कहाँ जाती है? अरब सागर में मिल जाती है। इसका मतलब ये अरब सागर की नदी है, अरब सागर के अपवाह तंत्र की नदी है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग है वो भारत के जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में है, हिमाचल में है और पंजाब में है। शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। और ये नदी कितनी लंबी है? 2900 किलोमीटर लंबी है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर लंबी है सिंधु नदी। विश्व की सबसे लंबी मतलब लंबी नदियां हैं उनमें से ये एक है। अब बात करें सिंधु जल समझौता संधि, उसके अनुच्छेद 1960 के अनुसार भारत इस नदी परिक्रम के संपूर्ण जन का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस नदी का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। उसके बाद आता है गंगा नदी तंत्र। वो आपने देख लिया, मानसरोवर से निकलती है उसका उद्गम और तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। उसके बाद लद्दाख से इंडिया में प्रवेश करती है। उसके बाद में 4 नदियां हैं, जास्कर है, न्यूब्रा है, हुंजा है, श्योक है। ये 4 नदियां उसके अंदर मिल जाती है। उसके बाद वहाँ एक बलूचिस्तान से होते हुए पर्वतीय अटक से बाहर निकलती है। फिर 5 नदियां पंजाब की हैं वो मिठानकोट पाकिस्तान के अंदर इसमें मिलती है। फिर धीरे धीरे जा करके ये दक्षिण में बहती है और कराची से पूर्व ये क्या करती है? अरब सागर में जा करके मिल जाती है। तो ये था सिंधु और उसकी 2900 किलोमीटर लंबाई है और भारत की जो विश्व की लंबी नदियाँ उनमें से वो एक मानी जाती है। उसके बाद आते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धारा है वो भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है और अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। कहाँ पे? भागीरथी, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, ये कहाँ से निकलती है? गंगोत्री, हिमानी से निकलती है। हिमानी मतलब बर्फ की नदी है। और अलकनंदा उत्तराखंड के अंदर है। अलकनंदा कहाँ पे? उत्तराखंड के, वो देवप्रयाग में इससे मिल जाती है। अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिल जाती हैं। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। हरिद्वार के पास आकर के, क्योंकि पहले पर्वतों से आ रही है और उसके बाद भी मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। तो ज़्यादा तो यही पूछा जाता है गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। कौन सी 2 धाराएं मिलती हैं? भागीरथी और अलकनंदा। कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है, उत्तराखंड के देवप्रयाग में। ठीक है। उसके बाद भी पूछ लिया जाता है कि पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है? हरिद्वार के पास। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिल जाती है। इनमें से कुछ नदियाँ हैं जैसे यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। ये 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना नदी हिमालय की यमुनोत्री से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है। मतलब ये भी पूछ लिया जाता है आजकल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है ये। गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर कौन सी नदी बहती है? तो ये यमुना है। इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक, कोसी और नेपाल हिमालय इधर आ जाता है। ये हमारा नेपाल हिमालय में जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में इसकी प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर के मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। अंतिम चरण में क्या होता है? जब ये दोनों मिलने वाली होती है और फिर ये समुद्र में जाने वाली होती है तो उससे पहले इनको किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से। गंगा और ब्रह्मपुत्र के जल वाला यह वृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन डेल्टा का नाम अगर बात की जाए तो सुंदरवन डेल्टा का वहाँ पाए जाने वाले एक सुंदरी वृक्ष या एक पौधा है उसके नाम पे रखा गया है। और सुंदरवन डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। और गंगा की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर से अधिक है। और चित्र 3.4 देखिए, क्या गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं? अम्बाला नगर सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। तो एक बार ये देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो इसके अंदर है, ये ऊपर से आपको दिखा देगा। ये देखो सिंधु नदी तंत्र, ये देखो यहाँ तिब्बत से निकली, ये पश्चिम की तरफ बही। उसके बाद आकर के इसने क्या किया? यहाँ पे लद्दाख के अंदर ही इसने एंट्री की है। ये लद्दाख क्षेत्र है, लद्दाख के अंदर इसने एंट्री की है। फिर ये थोड़ा सा इधर बही है, नीचे दक्षिण की साइड बही है। ये देखो ये इधर बहती है
और बहती बहती यहाँ पे ये देखो मिठानकोट के पास ये नदियाँ इसमें मिल जाती हैं। ये पांचों की पांचों नदियाँ मिल रही है। उसके बाद ये धीरे धीरे करके और कराची से पूर्व ये अरब सागर में जा गिरती है। उसके बाद में अगर बात की जाए गंगा नदी की, गंगा देखो गंगोत्री से निकली, यहाँ से निकली, ये गंगोत्री से निकली। इसके देखो ये इसने क्या बताया था कि इसके पश्चिम साइड में कौन बह रही है, इसके साइड में कौन बह रही है, यमुना नदी बह रही है। उसके बाद में बीच में जैसे घाघरा आ गई, गंडक आ गई, कोसी आ गई, ये सब नदियाँ आ गई हैं। और उसके बाद में फिर इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही थी, इधर से देखो ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है इधर से, और इधर से आ रही है गंगा नदी। ये यहाँ आके दोनों मिल रही हैं और यहाँ यहाँ आकर के ये देखो यहाँ पे मिल रही है और यहाँ ये मेघना के नाम से जानी जाती है। और फिर आकर के ये बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पश्चिम बंगाल के अंदर ये क्या करती है, डेल्टा बना देती है। और डेल्टा का निर्माण करने के बाद ये क्या करती है, आके के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो गंगा नदी बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र मानी जाती है। उसके बाद आगे देखेंगे कौन सी नदियाँ हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन ये देखो, अभी अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था ये क्वेश्चन। नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्यों, प्रदूषण के प्रभाव को कम करना और उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जा सके। तो नमामि गंगे परियोजना चल रही है अभी। इस परियोजना के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए ये वेबसाइट दे रखी है। तो ये है नमामि गंगे परियोजना गंगा के लिए। और ये देखो देवप्रयाग के अंदर आया था ना, भागीरथी आ रही है और अलकनंदा उत्तराखंड के आसपास, वहाँ पे देखो ये यहाँ पे दोनों का संगम हो रहा है। दोनों यहाँ इस एरिया में एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, ठीक है। एक उत्तराखंड से आ रही है, एक गंगोत्री से आ रही है, और दोनों यहाँ आकर के दोनों धाराएं मिल गई। तो ये देवप्रयाग नामक जगह है उत्तराखंड के अंदर, यहाँ पे ये दोनों धाराएं मिल जाती है। और पर्वत से निकल के मैदानी क्षेत्र है वो हरिद्वार के पास आता है इनका। उसके बाद में आगे देखो बात करते हैं। गंगा की लंबाई है वो 2500 किलोमीटर से अधिक है। आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं। अंबाला नगर की बात कर ली हमने। सिंधु गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक पर स्थित है ये। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई है वो कितनी है, 1800 किलोमीटर है। परंतु इसके ढाल में गिरावट मुस्लिम से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें तो 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प, विसर्प क्या होता है, ऐसे 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 मोड़ बन जाते हैं, इसको बोलते हैं विसर्प। पहले भी देखा होगा आपने। तो इसके कारण क्या होता है, प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आ जाती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन वो नदियाँ जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान करके कृषि योग्य भूमि बना देती है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियाँ जैसे चंबल है, बेतवा है, सोन नदी है, ये अर्ध उच्च क्षेत्रों से निकलती है। इनकी लंबाई कम और इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। इसलिए ये नदियाँ कैसे और कहाँ गंगा में मिलती है वो सब हम उसके अंदर देखेंगे। बाएं और दाहिने किनारे से सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। एक फरक्का बांध भी बना हुआ ना, वो भी इसी पे ही है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। ये नदी 2 भागों में मिल जाती है, भागीरथी हुगली, और उसके बाद में दक्षिण की तरफ बहती है और डेल्टा के मैदान से होते बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब बात आता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की हम बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत की मानसरोवर झील, वहाँ से सिंधु नदी तंत्र भी सिंधु का जो उद्गम स्थल है वो भी मानसरोवर है और तिब्बत से ही है, के पूर्व में तथा सिंधु और सतलुज के स्रोतों से काफ़ी नज़दीक से निकलती है। सिंधु और जो सतलुज निकलती है ना, उसके आसपास से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है। इसका मतलब ब्रह्मपुत्र नदी उससे भी, सिंधु से भी ज़्यादा लंबी है। परंतु इसका अधिकतर जो मार्ग है वो भारत से बाहर है, मतलब इंडिया के अंदर बहुत कम है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। हिमालय के समानांतर ये क्या करती है, जैसे ये हिमालय है हमारा, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ये ऐसे 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 बहती असम तक ऐसे जाती है, ये पूर्व की ओर बहती है। इसके पास क्या करती है, ये नामचा बरवा शिखर है, इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। और ये क्या करती है, नामचा बरवा जो है अरुणाचल प्रदेश का जो एक शिखर है, ऊंचा शिखर है, वहाँ से प्रवेश करती है। और वहाँ जब ये प्रवेश करती है तो इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। और दिबांग, लोहित, केनुला और दूसरी जो सहायक नदियाँ हैं वो उसके अंदर आकर के मिल जाती है। अब यहाँ पर ये याद रखनी पड़ेगी, वहाँ हमने याद रखी थी जास्कर, न्यूबा, हुंजा और श्योक। अब यहाँ पे हमें याद रखने, वो किसकी है, सिंधु की है। और ये किसकी है, ब्रह्मपुत्र की। दिबांग, देहांग जैसा ही वर्ड है, दिबांग, ये हो गया दिबांग, ये हो गया लोहित, केनूला और दूसरी जो सहायक नदियाँ वो इसमें आकर के मिल जाती है। लोहित की साइड से होते हुए ये गंगा में मिलती है ना, आके गंगा उधर से आती है, तो ये लोहित की साइड से ही आती है। तो इसको वहाँ दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिबांग, लोहित, केनूला, केनूला का नाम बोलने वाला है, तो केनूला, लोहित और दिबांग ये इसके अंदर आकर के सहायक नदियाँ हैं। वो इसमें असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है।
उसके बाद में क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कंफ्यूजिंग है। हम भूल जाते हैं कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं और बांग्लादेश में। हम कई बार क्या करते हैं, तिब्बत में जमुना लगा देते हैं और बांग्लादेश में हम सांगपो लगा देते हैं। तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, ये याद रखना। तिब्बत में एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। तिब्बत के अंदर, तिब्बत क्या है, एक मतलब सूखा सा एरिया है और ठंडा एरिया है। यहाँ इस नदी में जल और सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है, और क्योंकि वहाँ पे मिट्टी वगैरह बहुत कम इसके साथ बह करके आती है, तो जल भी कम रहता है वहाँ पे क्योंकि शुष्क है वो, और शीत है इसलिए सिल्ट की मात्रा भी कम रहती है। भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर के गुजरती है, तो यहाँ नदी में जल और सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। वहाँ से तो कम होती है लेकिन यहाँ बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र है वो अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है असम के अंदर, और बहुत सी नदियाँ द्वीपों में निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाई गई विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीप का नाम याद है? प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है इसके अंदर, और बाढ़ के द्वारा असम और बांग्लादेश में अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट और निक्षेपण की मात्रा है वो ज़्यादा होती है, और इसी कारण नदी की सतह है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर जब नीचे मिट्टी और वो कंकर पत्थर भरे होंगे तो पानी है वो ऊपर ही आएगा, तो इस वजह से ऐसा होता है। और ये बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती, मतलब इसकी धाराओं का जो रास्ता है वो बदलता रहता है। फिर हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियों की। ये तो बात थी हिमालय की नदियाँ, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मेन हिमालय की नदियाँ, और इनके साथ गंगा होगी, सोन होगी, गंडक होगी, घाघरा होगी, कोसी होगी, यमुना होगी, ये सब इनके बीच में आ जाती है। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप है, ऐसे मुझे बनाना नहीं आता ये ढंग से, ऐसे 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 करके ऐसे। तो ये जो यहाँ से जो नदियाँ रहती है इस तट एरिया के आसपास, ये नदियाँ होती है हमारी प्रायद्वीपीय भारत की। ऊपर की नदियाँ थी वो हिमालय क्षेत्र की नदियाँ थी। तो इसमें क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं वो मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। जो एरिया इधर का एरिया है ये पश्चिमी घाट है हमारा, इधर का ये हमारा पूर्वी घाट है, ठीक है। तो इस एरिया के माध्यम से होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। जो पश्चिमी तट है मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक उत्तर से दक्षिण की तरफ स्थित है, पश्चिम, इसको सह्याद्री भी बोलते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो अधिकतर नदियाँ हैं, जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी, ये क्या करती है, पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये गिर जाती है। अब हम बात करें तो अगर हमें ये नहीं पता कि बंगाल की खाड़ी किधर है, यहाँ देखो बंगाल की खाड़ी है और यहाँ अरब सागर, आप ये याद रखो, ए पहले आता है और बह बाद में आता है। तो ए पहले है तो पहले आएगा, बह बाद में है तो बाद में आएगा। तो ये बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, ठीक है। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर बहती है। ये नदियाँ कहाँ बहती है, पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है और पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा और तापी, मैंने पहले भी बताया था आपको, नर्मदा और तापी दो बड़ी नदियाँ हैं जो पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वादरन मुख मतलब एस्चुरी का निर्माण करती है। ये प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी है। एक सिंधु नदी है वो इधर आई थी, अरब सागर में गिरी थी। अब बात हम करते हैं नर्मदा और तापी, ये भी इस साइड में ही आती हैं। तो ये क्या करती है, एस्चुरी का निर्माण। कई बार ये पूछ लिया जाता है ऐसी कौन सी नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, तो नर्मदा और तापी दो नदियां हैं ये। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती हैं, क्योंकि जो हिमालय की नदियाँ वो लंबी है, ज़्यादा पानी रहता है, लंबी दूरी तक बहता है, तो उनका अपवाह तंत्र ज़्यादा लंबा होता है। जितनी ज़्यादा बहेगी नदी वही अपवाह तंत्र होगा उनका। उसके बाद में नर्मदा द्रोणी की बात करते हैं। नर्मदा द्रोणी कैसे बनती है, तो हमें मेन मोटी मोटी नदियाँ ये याद रखनी है सारी। नर्मदा का उद्गम याद करना है हमें। नर्मदा का उद्गम कहाँ पे है, ये हमारा बीच में एमपी का एरिया है, ठीक है। मध्य प्रदेश का कोई अमरकंटक पहाड़ी है उसके निकट से ये निकलती है, और फिर ये क्या होती है, एक भ्रंश घाटी के अंदर बहती है और बहती बहती फिर क्या करती है, ये इधर जाती है, मतलब इधर ही जाती है, छत्तीसगढ़ के आसपास इधर है। और समुद्र तक पहुँचने में क्रम में ये नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट, जबलपुर भी एमपी के अंदर ही आता है, के निकट संगमरमर के शैलों में ये नदी गहरे गौड़ से बहती है और यहाँ पर नदी तीव्र ढाल से एकदम से गिरती है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी जब गिरता है तो उसको बोलते हैं जलप्रपात। तो वहाँ एक धुआंधार ऐसा लगता है जैसे धुआं उठ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात का निर्माण ये करती है कहाँ पे, जबलपुर के बाद में, जब संगमरमर के शैलों के साथ में ये गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है तो वहाँ एकदम से तीखे ढाल के साथ गिरती है, ऊपर से एकदम नीचे जब गिरेगी पानी बहुत ज़्यादा गिरेगा, तो उसमें मतलब पानी इतना ज़्यादा दिखेगा जैसे धुआं उठ रहा है, मतलब। तो वहाँ पे ये क्या करती है, धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। तो आपको ये याद रखना है इसका। ये कहाँ से निकलती, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और एमपी के पास में। उसके बाद हम बात करते हैं
नर्मदा की जो सहायक नदियाँ हैं वो बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। नर्मदा द्रोणी है वो मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में है, क्योंकि मध्य प्रदेश से तो निकलती है, और जब ये मान ले एमपी का एरिया है हमारे बीच में, ये यहाँ से तो निकली है तो इधर जाएगी। ये जब अरब सागर की तरफ जाती है तो यहाँ गुजरात तो आएगा ना, तो इसलिए गुजरात और एमपी के अंदर इसका कुछ भागों में विस्तृत है। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे, ये आपको याद रखना है। नमामि, ये बहुत क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल नदियों से रिलेटेड, कि नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए जो एक सरकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, कोई योजना चल रही है, उसका नाम क्या है। नमामि देवी नर्मदा लिख देंगे या कुछ और लिख लेंगे, तो इसमें आपको ये याद रखना नमामि देवी नर्मदे। और उसका था गंगा नमामि, गंगा नमामि, नमामि गंगे, कुछ ऐसा था। इसकी एक योजना प्रारंभ की गई है, आप इसके बारे में वेबसाइट से जान सकते हैं। ठीक है, तो मेन आपको इसका नाम याद रखना है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश से निकलती है तो ऑब्वियसली बात है मध्य प्रदेश की सरकार ही योजना चलाएगी, तो नमामि देवी नर्मदे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आती है तापी द्रोणी, ताप्ती नदी की बात आती है। तो तापी नदी का जो उद्गम है ये भी एमपी से ही है, नर्मदा का भी और तापी का भी। लेकिन एमपी के ये बैतूल जिले की सतपुड़ा की जो श्रृंखलाएं हैं, जो सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं, वहाँ से निकलती है। यह भी नर्मदा के समानांतर है, उसके साथ साथ ही बहती है, मतलब एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर, ये महाराष्ट्र में भी है। अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान है वो बहुत अधिक संकीर्ण है। अब अरब सागर की बात करें, जैसे मान लिया ये हमारा, देखो ये क्या कह रहा है, ये एरिया है, ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये अरब सागर है। ठीक है, अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब इसके बीच में ज़्यादा जगह नहीं है, कम है, तो बहुत संकीर्ण इसको कह सकते हैं। इसलिए तटीय जो नदियों की लंबाई है वो बहुत कम है, ज़्यादा बह ही नहीं पाती है, उसके अंदर गिर जाती है। पश्चिम की ओर बहने वाली जो मुख्य नदियाँ हैं, और नदियाँ कौन सी है पश्चिम की ओर जो बहती है, साबरमती, माही, साबरमती, माही, भारत पूजा और पेरियार, ये नदियाँ और आपको याद रखनी है। पश्चिम की ओर बहने वाली मेन तो बड़ी नदियों की बात की जाए तो नर्मदा और ताप्ती है। ठीक है, और अगर पूछी जाए पश्चिम की ओर बहने वाली और मुख्य नदियाँ कौन कौन सी है, ये छोटी छोटी नदियाँ इन्हीं के अंदर, इन्हीं के आसपास रहती है। साबरमती, एक माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत पूजा, ये भी एक नदी का नाम है, भारत पूजा, हम सोचेंगे पता नहीं ये क्या नाम है, रिलीजियस का नाम है। और पेरियार, ये 4 नदियाँ हैं, ये भी पश्चिम की साइड बहती है, तो आपको इनका भी नाम याद रखना है। उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ ये नदियाँ बहती है। तो ये पेरियार तो नाम से ही पता चल रहा है, केरला की है। माही है, ये गुजरात और इधर की राजस्थान की है। साबरमती भी उधर से ही आती है। और उसके बाद में ये भारत पूजा, इसका हमें पता करना पड़ेगा, ये मुझे भी ध्यान नहीं है। उसके बाद में गोदावरी द्रोणी, गोदावरी है वो दक्षिण भारत, मतलब प्रायद्वीपीय भारत की सबसे और दक्षिण भारत की बड़ी नदी मानी जाती है ये। और ये महाराष्ट्र के नासिक जिले की पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। महाराष्ट्र का जिला है, उसके जो नासिक है, नासिक जिला जो है उसके पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। ये बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये कहाँ पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी, मतलब इस साइड गिरती है ये नदियाँ, क्योंकि नर्मदा और तापी 2 ही नदियाँ ऐसी है बड़ी नदियों में, तो उधर जाके गिरती है, बाकी ये सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों का आबोह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर बात की जाए प्रायद्वीपीय नदियों में, इसका अपवाह तंत्र है वो सबसे बड़ा है। प्रायद्वीपीय जितनी भी नदियां हैं, इस एरिया की नदियां जितनी भी है, सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी की अगर बात की जाए तो कौन सी नदी की है, गोदावरी की। ये क्वेश्चन पहले आया था ना, भारत में कौन सी है, तो आपको पता चल गया। एमपी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में स्थित है। एमपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और महाराष्ट्र, 4 जगह इसकी द्रोणी, मतलब जितनी ज़्यादा लंबी बहेगी उसी की बात हो रही है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती है, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। 2 आपको याद रखनी, एक पेनगंगा एक वेनगंगा है। पूर्णा और वर्धा है, प्राणहिता एक मांजरा है। ये नदियां ही आपसे पूछी जाएंगी और कहीं से आपको मत्था मारने की जरूरत है ही नहीं। गोदावरी में कौन सी सहायक नदियां मिलती है, सबसे पहले आप याद रखो सिंधु की नदियां, वो ही जास्कर वाली, और एक हुंजा वाली, एक शोक वाली, और एक और थी नब्बू का, पता नहीं कुछ ऐसा सा नाम था ना, मुझे नाम ध्यान नहीं है उसका। और उसके बाद में आई केनूला और लोहित, और एक और नदी थी दिबांग, वो किस में आई, ब्रह्मपुत्र में। ठीक है, अब इसकी नदियाँ आपको याद रखें, पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, मांजरा। पूर्णा, वर्धा, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, मांजरा, ये 6 नदियाँ हैं। इसमें अंतिम तीनों जो सहायक नदियाँ वो तो बहुत बड़ी है, जैसे मांजरा होगी, वेनगंगा और पेनगंगा है। बड़े आकार विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी ज़्यादा, इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगर दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है तो वो कौन सी नदी है, ये यही नदी है।
उसके बाद में आती है महानदी। महानदी जिसके ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है आप बताएंगे। ये महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से और उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 है, क्योंकि उसकी 1500 है तो उसकी द्रोणी लंबी हुई ना गोदावरी की। इसकी अफवाह द्रोणी है वो महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में, उड़ीसा में, 4 राज्यों के अंदर है। उसके बाद में आती है कृष्णा। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकल कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी भी अच्छी है लंबाई। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, 5 नदियाँ इसकी है। उसकी कौन सी थी? वर्धा, पूर्णा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, वो 6 नदियाँ थी गोदावरी की। अब बात करते हैं इसकी मूसी, भीमा, कोयना। मूसी, भीमा, कोयना, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, कोयना, मूसी, भीमा, ये 5 नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र से तो ये निकलती है, उसके बाद में नीचे कर्नाटक में भी आती है, थोड़ी सी आंध्र प्रदेश में भी बहती है, उसके बाद ये कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाती है। जैसे ये हम करते हैं ये वाला एरिया, देखो ये महाराष्ट्र है हमारा, ये नीचे कर्नाटक है, इधर केरला है, इधर ये आंध्र प्रदेश है, यहाँ तमिलनाडु है। तो ये क्या करेगी? ये महाराष्ट्र से निकली है यहाँ से, उसके बाद कर्नाटका में और फिर आंध्र प्रदेश से ऐसे गिरेगी जाके, तो ये आंध्र प्रदेश को भी टच करेगी ना बीच में, तो ये भी 3-4 से बहती है। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में इसकी द्रोणी है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? मूसी, भीमा, कोयना, तुंगभद्रा और घाटप्रभा। उसके बाद में है कावेरी। कावेरी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। पश्चिमी घाट मतलब ये वाला घाट है, ये पश्चिमी घाट है, और ये घाट वाला घाट है वो पूर्वी घाट है। इधर जैसे कोंकण तट हो गया हमारा, फिर कर्नाटक तट हो गया, उसके बाद में फिर हमारा मालाबार तट हो गया केरला वाला, फिर इधर कोरोमंडल तट हो गया, ये उत्तरी सरकार हो गया, तो ऐसे है। तो ये क्या करती है? पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है और तमिलनाडु के कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तमिलनाडु के अंदर से ये क्रॉस कर जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात की जाए, अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी, मतलब ये सारे के सारे ई की मात्रा लगने वाले स्त्रीलिंग जैसे नाम लग रहे हैं सारे। अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। इसकी द्रोणी है वो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। ठीक है। तो भारत में दूसरा सबसे बड़ा जल प्रपात है वो कावेरी नदी बनाती है, जिसे शिव समुद्रम के नाम से, ये भी पूछा जा सकता है कि कावेरी नदी पे कौन सा जल प्रपात है या शिव समुद्रम कौन सी नदी पे है, तो ये कावेरी नदी पे है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत है जो मैसूर, बंगलोर और कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती है। दामोदर नदी है, एक ब्राह्मणी है, वैतरणी है, स्वर्णरेखा, ये कुछ नदियों के उदाहरण है। अपने एटलस में इनकी स्थिति आप ज्ञात करेंगे। फिर है पृथ्वी की धरातल का लगभग 71% है वो भाग जल से ढका है, और इसका 97% जल है वो लवणीय है, जिसका 3% केवल सवच जल के रूप में उपलब्ध है, और इसका भी 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। जो 3% है उसका भी 3/4 भाग है वो बर्फ़ के रूप में हमें मिलता है अच्छा पीने के लिए। कश्मीर घाटी और डल झील नाव वाले घर और शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे, और प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटक को आकर्षित करते हैं। जो डल झील है ना कश्मीर की, उसके अंदर ये नाव जो चलती है उनको बोलते हैं शिकारा, और वो ऐसे लगती है जैसे उसके अंदर घर भी हैं, नाव वाले घर होते हैं वहाँ पे। प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे जहाँ नौकायन, तैराकी और जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। तो हम बात करते हैं, कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल और दूसरे पर्यटन स्थलों पे झीलें नहीं होती, तब क्या वे उतना ही आकर्षित करते जितना आज करते हैं? आपने क्या कभी ये जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व? पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी के सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। एक गड्ढा होता है, उसके अंदर पानी जमा हो गया, उसको झील कह दिया। बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कह देते हैं, जो बड़ी है आकार में उसको समुद्र कह देते हैं, जैसे कैस्पियन है, मृत है, अरल सागर है। ठीक है। भारत में बहुत सी झीलें हैं, ये एक दूसरे के आकार और अन्य लक्षणों में भिन्न है। अधिकतर झीलें स्थायी होती है, कुछ में केवल वर्षा ऋतु में पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अपवा वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों को द्रोणी वाली झीलें होती है कुछ, या कुछ ऐसी झीलें जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियाँ और मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक विषप नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों से काटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। एक विषप क्या करता है, जो मोड़ वाली जो नदी होती है ना, बाढ़ वाले क्षेत्रों को काट करके एक झील गड्ढा बना देती है, उसको हम गोखुर झील कहते हैं। स्पिट और बार रोदिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण, जैसे चिल्का झील होगी, पुलिकट झील होगी, कोलेरू। कई बार इनका भी उदाहरण पूछ लेते हैं, लैगून झील कौन कौन सी है। तीनों का नाम दे देंगे, चौथी कोई और दे देंगे, तो चिल्का, पुलिकट और कोलेरू। ठीक है।
तो अंतर्देशीय भागों की अगर बात की जाए कुछ झीलें मौसमी भी होती है। उदाहरण के लिए जैसे राजस्थान की सांबर झील है, एक लवण जल वाली झील है, क्योंकि इसके अंदर जो नमक है वो ज़्यादा होता है, तो इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की जो अधिकतर झीलें वो हिमालय क्षेत्र में मिलती है, हिमानी द्वारा बनी, क्योंकि हिमानी जो स्वच्छ पानी वो हिमानी के रूप में है ना, उसका भी 3/4। दूसरे शब्दों में जब हम बनी जब हिमानियों ने कोई द्रोणी या गहरी बनाई है, तो बाद में हम पिघलने से वो बर्फ़ से मतलब उस पानी से भर गई, या किसी क्षेत्र की शिलाओं और मिट्टी से हिमानी मार्ग जो बंद गए हैं। उसके विपरीत जम्मू कश्मीर की जो वूलर झील है, भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है वो, और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और प्राकृतिक झील उसको मानते हैं, वूलर झील को। डल झील है, भीमताल है, नैनीताल है, लोकटाक है, बड़ा पानी है, ये कुछ झीलें हैं। उसके अतिरिक्त कुछ जल उत्पादन के लिए भी नदियों पर बांध बनाने से झील का निर्माण हो जाता है। तो जैसे गुरु गोविंद सागर, जैसे गुरु गोविंद सागर की बात हमने कर ली, भाखड़ा नंगल परियोजना है जो। उसके बाद में होता है हमारा, जैसे अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए भी ये झीलें अनिवार्य होती है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है, और ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। ये इससे लिंक करता हुआ नहीं है, और ना ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। भारत जैसे देश के लिए क्या होता है, जहाँ अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि के ऊपर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का योगदान बहुत अधिक है। अब ये राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की बात की जाए, NRCP, तो देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ हुआ था, और 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियां देश में जल का प्रमुख स्रोत है, और NRCP का उद्देश्य क्या है कि नदियों के जल को प्रदूषण को कम करके नदियों के जल में और जल की गुणवत्ता में सुधार करेंगे हम। ठीक है, तो उसके बाद में हमने देखा झीलों के बारे में, हमने देख लिया नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव है, ये सब देख लिया हमने। इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। मेन तो नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ और ये कहाँ से निकलती है वो सब चीज़ें। नदी प्रदूषण की बात की जाए तो नदी जल की घरेलू, औद्योगिक और कृषि में बढ़ती मांग के कारण अधिक गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणामस्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है और इसका आयतन घट जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण, अपरिष्कृत कचरा वो नदियों में मिल जाते हैं और जल की गुणवत्ता को नहीं बल्कि नदी के स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। तो उदाहरण के लिए दिए गए समूचे जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है, और अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, और नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करें और अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन करें। तो काफ़ी सारी योजनाएं इन चीज़ों के लिए लागू की गई है। अब वूलर झील की बात की जाए तो वूलर झील प्राकृतिक झील है और अच्छी झील है, मतलब मीठे पानी के। तो ये कहाँ पे है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको आ गया होगा आंसर, ये जम्मू कश्मीर में है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, नर्मदा नदी का उद्गम कौन बताएगा, ये कहाँ से होता है। सतपुड़ा तो MP में है, नर्मदा नदी तो MP से नहीं है। सॉरी, नर्मदा नदी तो सतपुड़ा के आसपास से निकलती है, लेकिन ये कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। सतपुड़ा से वो निकलती है, दूसरी नदी है एक और, तापी, सतपुड़ा के पास से। निम्नलिखित में कौन सी लवणीय जल वाली झील है, सांबर झील। उसके बाद में निम्नलिखित कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, 1500 किलोमीटर बहती है, ये गोदावरी है, कृष्णा 760। उसके बाद में निम्नलिखित नदियों में से कौन सी, कृष्णा 760 नहीं है, सॉरी, ये 1400 के आसपास है, ये 760 है महानदी। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी बंस घाटी से होकर बहती है, एक तापी और एक नर्मदा नदी। तो इसमें तापी दे रखा है, तो ये तापी आएगा। जल विभाजक का क्या कार्य है, दो नदियों के बीच में जो ऊंची रेखा बन जाती है वो जल विभाजक कहलाती है। भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है, तो ये गोदावरी नदी है। सिंधु और गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती है, सिंधु आपको पता है तिब्बत ऊपर से निकलती है, और गंगा गंगोत्री से निकलती है। गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखो जो एक दूसरे से आकर गंगा नदी का निर्माण करती है, एक अलकनंदा और एक भागीरथी। लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गादशिल्ट क्यों है, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा था कि शीत और शुष्क है वो जलवायु है वहाँ की, इसलिए वहाँ पे मिट्टी वगैरह कम हो पाती है। कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियाँ गर्त से होकर बहती है, समुद्र में प्रवेश करने से पहले किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण वो करती है, एस्चुरी जो बनाती हैं जो नदियाँ, वो वही है नदियाँ। कौन सी नदियाँ है वो समुद्र में जाती है, तो वो कौन सी नदी है, नर्मदा और तापी नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती है। तो आज के लिए इतना है, टेक केयर, बाय बाय। इसको बहुत ध्यान से आपने पढ़ना है।